हेलो गाइस, माई सेल्फ अंशुमान जयसवाल वेलकम यू ऑल इन माय अंसल कॉमर्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग ने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी जैसे कॉन्सेप्ट कवर अप किया था और हम लोग ने ये भी देखा था कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। होप्स आपने रिवीजन किया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास 11 के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज हम लोग कवर अप करेंगे और फिर हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट टॉपिक है इसका भी वेटेज कम से कम 3 to 4 मार्क्स का टेस्ट या एग्जाम में रखता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक, हेडिंग डालिए मेरे साथ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती क्या है? अब इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग की जानकारी। ठीक है, अब नहीं समझ में आया सर, एक बार और समझाओ। चलो लिखते हैं, फिर हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो लिखिए मेरे साथ, इट refers to financial statements financial statements generated generated through the process of bookkeeping। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इतना मतलब होता है। तो क्या लिखा है मैंने, इट रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग का प्रोसेस करते वक्त जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लर्क है। ठीक है, ये किसी ऑफिस में काम करता है और ये क्लर्क है। ठीक है, अब ये क्लर्क ने जो बुक कीपिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं जरा बताओ, या बुक कीपिंग की जो जो एक्टिविटीज होती है क्या क्या होती है, 4 एक्टिविटीज होती है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। ये 4 चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लर्क ने 4 एक्टिविटीज या 4 प्रोसेस परफॉर्म किए और 4 प्रोसेस जो परफॉर्म किए इसके बेसिस पर क्या किया, एक रिपोर्ट बना दिया। ठीक है, 4 प्रोसेस परफॉर्म किया और उसके बेसिस पर क्या कर दिया, एक रिपोर्ट बना दिया। अब रिपोर्ट किसको हैंड ओवर करेगा, अब ये रिपोर्ट हैंडल करेगा सीए को। ठीक है, ताकि इसके बाद का प्रोसेस एज समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग सीए आप परफॉर्म करेंगे। तो ये जो इसने जो क्लर्क ने जो जो रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, रिपोर्ट बनाया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जानकारी कहते हैं हिंदी में, जानकारी। या और वाइडर टर्म में इसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। या और इलैबोरेटेड टर्म में इसी को ही हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इस क्लर्क ने 4 प्रोसेस की बुक कीपिंग के बाद 4 प्रोसेस जो किया, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, 4 बेसिस पर इसने क्या कर दिया, रिपोर्ट बना दिया। बस इसी रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, या हिंदी में कहते हैं जानकारी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आप लोग को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो रिपोर्ट बनाई जा रही है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या क्या चीजें होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्योंकि हर बिजनेसमैन को जानना जरूरी रहता है। या आप लोग के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको मेरे होप से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब इसी के आगे दूसरा पॉइंट जहाँ आपने मेन लिखा, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये जो लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स statements includes following information। अब इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है वो 3 चीज से रिलेटेड होती है। सबसे पहला, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता है या वो रिपोर्ट्स के अंदर डाला जाता है। ठीक है, दूसरा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस,
फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है आज की प्रेजेंट टाइम में, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स के अंदर डाला जाता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ठीक है, और कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? कैश फ्लो से रिलेटेड। सर ये कैश फ्लो क्या होता है? सिंपल वर्ड से बोलो कि बिजनेस में जो पैसा आता है या जो बिजनेस में जो पैसा बाहर जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं या कैश फ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक आपके क्लास 11th का है और ये दो आखिरी टॉपिक आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होता है, इंफॉर्मेशन जो होता है फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड होता है, और इंफॉर्मेशन जो कि कैश फ्लो से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो होप्स आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझ में आया होगा। तो क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, दूसरा बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड, और तीसरा कैश फ्लो से रिलेटेड। ठीक है, होप्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले पॉइंट्स पर, और उस अगले पॉइंट का नाम है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगला हेडिंग आपको डालना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सर ये यूजर्स होता क्या है? सर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से भी ये नाम सुनते आ रहे हैं कि यूजर्स कौन होते हैं। यूजर्स, यूजर्स का मतलब होता है कि मतलब कौन कौन ऐसे पर्सन हैं जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं या टाइम टू टाइम उसे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं यूजर्स, पर्सन्स और पार्टीज जिसे कहते हैं। आप इसे यूजर्स भी लिख सकते हो या इसे पार्टीज भी लिख सकते हो या इसे पर्सन्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चाहे यूजर्स पूछे, चाहे पार्टीज पूछे, चाहे पर्सन्स पूछे, तीनों का मतलब मैक्स टू मैक्स एक ही बनता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से पर्सन्स आते हैं। ठीक है, तो इसकी दो बाइफरकेशन आप कर सकते हो। तो इसके अंदर दो लोग आते हैं, दो कैटेगरीज की बनती है। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। कौन दो लोग होते हैं? इंटरनल यूजर्स और एक एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे कि इंटरनल यूजर्स के नाम से ही पता चल रहा है ये वो पर्सन है या ये वो पार्टीज हैं जो बिजनेस के अंदर रहते हैं, जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं को बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसी कहते हैं इंटरनल यूजर। जैसे कि इसके नाम ही से पता चल रहा है इंटरनल मतलब अंदर। ठीक है, बिजनेस के अंदर के लोग जो काम कर रहे हैं या बिजनेस के अंदर के जो यूजर्स हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल यूजर्स। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? बिजनेस के बाहर के लोग, मतलब जो बिजनेस के पार्ट नहीं है लेकिन जो बाहर काम करते हैं। ठीक है, वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों वेरीफाई करना चाहते हैं, क्यों इतना इंटरेस्ट रखते हैं देखने में, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ये अंदर के लोग और ये बाहर के लोग। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरनल यूजर्स के अंदर कितने लोग आते हैं? ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स के अंदर पहला जो पर्सन आता है वो आता है ओनर। पहला कौन आता है? पहला आता है ओनर। ठीक है, अब ओनर का तो मतलब समझ में आ ही गया होगा। ओनर का मतलब होता है कम बिजनेस का मालिक। अब भला वो क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्यों इतना इंटरेस्ट लेता है? ऑब्वियस सी बात है, वो इतना मेहनत करता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है उसे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस जानने रहते हैं, इसलिए वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना इंटरेस्ट लेता है। तो सीधे सीधे आप देख सकते हो ओनर के आगे टू नो नो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। वो क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखना चाहता है? वो इसलिए देखना चाहता है क्योंकि इसे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता करना रहता है कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना हो रहा है, बिजनेस का लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये ओनर हो गया। ठीक है, ओनर इसलिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहता है। ठीक है, या अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहता है। ठीक है, दूसरा
बी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अब बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट होती है, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब बहुत सारे लोग अंदर काम करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए, और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इतना इंटरेस्ट रखते हैं? ये इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि इनको बिजनेस में तमाम तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि मैनेजमेंट वर्ड जहां आएगा वहां एक वर्ड आ जाएगी डिसीजन मेकिंग। बिजनेस में इनको तमाम तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं और लोगों को अलग अलग लेवल्स पे कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसलिए ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो सीधे से मैनेजमेंट के आगे आप लिख सकते हो द इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस, टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू बिजनेस। ये क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि इनको बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं अलग अलग लेवल्स पे, ठीक है। तो ये इंटरनल यूजर्स हो गए, ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स में बेसिकली दो ही लोग आएंगे, एक आएगा ओनर और एक आएगा मैनेजमेंट, बस। इसके अलावा और कोई यूजर्स नहीं आएगा इंटरनल यूजर्स के अंदर। होप्स आपको इंटरनल यूजर्स का मतलब क्लियर हुआ होगा और इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज आती हैं वो भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर्स में तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर ऐसे आप कर सकते हो कि पहला जो आएगा पर्सन वो आएगा एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ऑब्लिक वर्कर्स। अब ये क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं? इनको क्या मतलब है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से? इनको इसलिए मतलब है क्योंकि ये बिजनेस में काम करते हैं। इनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी। अगर बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा है तो मतलब इनको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी और हो सकता है बोनस भी मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। दे आर इंटरेस्टेड, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आर इंटरेस्टेड टू नो, टू नो सैलरी, टू नो द सैलरी लिंक्ड टू प्रॉफिट्स, ठीक है। ये बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं? क्योंकि इनको अपने बिजनेस की सैलरी जाननी रहती है और वो डायरेक्टली किससे लिंक रहता है? बिजनेस के प्रॉफिट से लिंक रहता है। तो इसीलिए ये बिजनेस में इतना इंटरेस्ट हम रखते हैं या हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। दूसरी पार्टी कौन हो गई? बैंक्स। अब बैंक्स क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहती है? ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है लोन देना। अब ऐसे ही लोन थोड़ी ना देगी, वो क्या करेगी? वो लाएगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखाओ जी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देखेगी? आपकी इनकम स्टेटमेंट देखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस आपका सही है कि नहीं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की सही है कि नहीं, तब उस बेसिस पर वो क्या करेगी? लोन देगी। इसीलिए बैंक हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखती है। तो इसीलिए फॉर ग्रांटिंग, सॉरी थोड़ा अच्छे लिख दो, फॉर ग्रांटिंग लोन्स, इसीलिए बैंक हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहती है क्योंकि वो हमें लोन देती है, ठीक है। तो दो पार्टीज हो गए एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर, एक हो गया एम्प्लॉयज, एक हो गया बैंक्स, ठीक है। तीसरी पार्टी का नाम है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं? इन्वेस्टर्स को क्या काम? सिंपली इसके नाम ही से पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मान लो उनको इन्वेस्टर्स को पता लग गया कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बहुत हाई फाई प्रॉफिट्स हो रहा है, तब वो क्या करेंगे? हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो सीधा सीधा लिख दो, फॉर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, फॉर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, ठीक है। तो तीन लोग हो गए, पहला एम्प्लॉइज, दूसरा बैंक, तीसरा इन्वेस्टर्स। चौथी पार्टी जो हो गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या काम हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से? सीधे सीधे गवर्नमेंट हम लोग से क्या कलेक्ट करती है? टैक्स कलेक्ट करती है। तो वो टैक्स कैसे कलेक्ट करती है? उसके लिए भी गवर्नमेंट हम लोग क्या करती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वेरीफाई करती है कि हम लोग का बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एक्सपेंस कितना जनरेट होता है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पर क्या होता है? हमसे
टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करती है। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख लो, फॉर कलेक्टिंग कलेक्टिंग टैक्स। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी जो है पब्लिक। पब्लिक को हिंदी में आम जनता कहते हैं। अब आम जनता हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या वेरीफाई करना चाहती है? वो इसलिए वेरीफाई करना चाहती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कोई कंपनी का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एलजी का हम लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, एलजी की टीवी यूज कर रहे हैं। ठीक है, या एलजी का कोई वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उससे पब्लिक ये पता लगाना चाहती है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज कर रहे हैं हम लोग कोई भी कंपनी के, नॉट ओनली एलजी, क्या वो सूटेबल है कि नहीं, क्या उसमें कोई फॉल्स डिफेक्ट्स तो नहीं ना है, या गुड्स एंड सर्विसेज में मतलब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपायर तो नहीं है, सही क्वालिटी के हैं कि नहीं है। तो इसीलिए वो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहती है। तो सीधे सीधे लिख सकते हो, टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आम जनता इसीलिए हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहती है कि वो पता लगाती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्रॉपर क्वालिटी है कि नहीं, कहीं वो डिफेक्टिव तो नहीं है ना, इस बेसिस पर। ठीक है, तो ये था मेरे, पहले हो गए एम्प्लॉइज, दूसरे बैंक, तीसरे इन्वेस्टर्स, चौथे गवर्नमेंट, पांचवा पब्लिक, और कुछ और यूजर्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं रिसर्चर। रिसर्चर, अब ये क्यों हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखता है? ये इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रिसर्चर इसके नाम ही से पता चलता है कि इसको कंप्लीट स्टडी करनी रहती है कोई चीज की, या कंप्लीट एनालिसिस करना रहता है कि अगर बिजनेस में कॉस्ट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, या अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और क्या क्या इसके स्टेप्स लिए जा सकते हैं लॉस को कम करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, रिसर्चर इसी सब में इंटरेस्ट लेता है। तो फॉर लिख सकते हो, फॉर कंप्लीटिंग डिटेल रिसर्च, डिटेल रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, इसीलिए वो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहता है। ठीक है, रिसर्चर। और लास्ट जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में है वो है क्रेडिटर्स। अब सर ये वर्ड तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना, क्रेडिटर्स। ये वर्ड आप लोग सेकंड चैप्टर में सुनोगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्रेडिटर कौन होते हैं। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिससे मैंने गुड्स परचेज किया और मुझे उनको पैसा देना है। ठीक है, क्रेडिट पे, मैंने उधार पे सामान परचेज किया। ठीक है, मैंने गुड्स जिससे परचेज किया और मुझे उसको पैसा पे करना है। ठीक है, तो वो हो जाते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, अब इनको क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेना है? simply to ascertain the credit worthiness। ठीक है, to ascertain the credit worthiness। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, भरोसा, उनको ट्रस्ट दिलाना रहता है कि आप टाइमली पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन लोग की वेरीफाई की जाती है। क्या प्रॉफिट लॉस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, कितनी डेब्ट्स लेके रखे हैं, कितने एसेट्स लेके रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए क्रेडिटर्स का ये काम होता है। ठीक है, इसीलिए वो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो होप्स आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियर हुए होंगे। हमने दो यूजर्स कवर अप की, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स, बिजनेस के अंदर जो भी पार्टीज और पर्सन इन्वॉल्व है उसको हम कहेंगे इंटरनल यूजर्स। बिजनेस के अंदर दो लोग होते हैं, सबसे ओनर और मैनेजमेंट। ठीक है, और बिजनेस के बाहर जो लोग काम कर, बिजनेस के बाहर जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, या बिजनेस के बाहर जो लोग पर्सन हैं या पार्टीज हैं, उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल यूजर्स। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? एम्प्लॉइज, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर और क्रेडिटर। तो ये था मेरे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो मेरा अगला टॉपिक जो है हेडिंग डालिए। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाना है तो। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो है, देखिए मेरे साथ, असेंशियल
essential characteristics of accounting information. Essential characteristics of accounting information. अब इसका क्या मतलब होता है सर कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहे हो या जो आप रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हो या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो उसकी क्या क्या खूबी होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर मेन चीजें होनी चाहिए, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि असेंशियल है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहला है रेलेवेंस, नहीं सबसे पहला रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। दूसरा है रेलेवेंस, रेलेवेंस। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, बिलिटी। और चौथा है कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी। तो मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बनाए जाते हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए, वो बेसिकली 4 होनी चाहिए। सबसे पहला रिलायबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा रेलेवेंस होना चाहिए, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथा कंपैरेबिलिटी। अब चलिए एक एक को हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या मतलब होता है इसका। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब आप कोई चीज पे रिलाय कर सको, ट्रस्ट कर सको, ठीक है, कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, तो उसको हम लोग कहेंगे रिलायबल। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब वो सटीक होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर मैं इसका लूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं से गुड्स परचेज किया, ठीक है, या कोई शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो तो आपके पास क्या रहता है, बिलिंग रहती है उसकी। तो बिलिंग क्या है, उस ट्रांजेक्शन्स को रिलाय करता है कि वो ट्रांजैक्शंस उसी शॉप से किया गया है। ठीक है, या ऑन पेमेंट जो किया गया है वो उसी शॉप से किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात यही होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। तो सीधा सीधा आप देख सकते हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। रिलायबल मतलब टू रिलाई अपॉन, मतलब जो सही है, जो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, या रिलायबल का मतलब आप लिख सकते हो वेरीफाइबल, मतलब इसको वेरीफाई किया जा सके। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप गुड्स कहीं से परचेज कर रहे हो तो आपकी इसकी प्रॉपर बिलिंग आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसी बिलिंग के बेसिस पर क्या होता है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। दूसरा रेलेवेंस। अब रेलेवेंस का क्या मतलब होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका रेलेवेंस होना चाहिए, मतलब वो बिजनेस के लिए असेंशियल होना चाहिए, वो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाल दी फालतू फालतू चीजें। ठीक है, तो आपको फालतू चीजें नहीं डालनी है, आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में या रिपोर्ट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको उसमें वही इंफॉर्मेशन डालनी है जो बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमर्स चुना है, ठीक है, तो मैं आपको कॉमर्स रिलेटेड रिलेटेड नॉलेज दूँ वो सही रहेगा या केमिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज दूँ वो सही रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कॉमर्स रिलेटेड नॉलेज दूँ वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात, इसी तरह से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो प्रिपेयर किया जाता है उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लिख सकते हो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट, रेलेवेंट टू द यूजर्स। और रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट या ऑब्लिक असेंशियल या ऑब्लिक इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मतलब होता है रेलेवेंस का। ठीक है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, पहला जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, और दूसरा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रेलेवेंस होना चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए। तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि दूसरा पार्टी उसको, दूसरे जो यूजर्स हैं वो उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ को आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, या कोई बैलेंस शीट आपको अच्छे से दिखानी है, तो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करोगे। ठीक है, अब ये नहीं कि कहीं भी कहीं का आइटम्स कहीं पर भी डाल दिया, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर सीक्वेंस के बेसिस पर क्या होता है यूजर्स अच्छे तरीके से समझ जाता है कि ऑब्वियसली
बैलेंस शीट में जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू है और एक्यूरेट है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही लिखना है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should be understandable to the users, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से हो ताकि दूसरा जो यूजर्स है वो उसको अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है, ताकि उसको कोई क्योस कोई कंफ्यूजन ना हो उसको समझने में, ठीक है। तो ये था अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी को कहते हैं हिंदी में तुलना करना, ठीक है। अब किस चीज का तुलना करेंगे सर? तुलना जो होता है वो बेसिकली कॉस्ट प्रॉफिट से होता है, सेल्स प्रॉफिट से होता है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस ईयर के प्रॉफिट से कितना रहा, लास्ट ईयर का सेल इस ईयर का सेल से कितना रहा, तो इसी को कहते हैं कंपैरेबिलिटी। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से बनाओ ताकि कंपेयर करने में, तुलना करने में आसानी हो सके, ठीक है। अब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो कंपैरेबिलिटी की जाती है, तुलना की जाती है, वो दो तरीके से होती है। तो दो तरीके का नाम है इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन, और दूसरा होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है सर? इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे फर्म से, ठीक है, तो उसी को कहेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। जैसे कि इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, उसमें क्या होता है कि आपका स्कूल रहता है और दूसरा स्कूल रहता है, तो उससे क्या कहते हैं इंटर स्कूल। तो उसी तरह इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब एक फर्म का कंपैरिजन आप दूसरे फर्म से कर रहे हो, ठीक है। ए का ए का सेल्स का परफॉर्मेंस आप बी के सेल्स से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए का सेल्स कितना था, फर्म बी का सेल्स कितना है, ठीक है। तो आप उससे कंपेयर करो तो उससे कहते हैं हम लोग इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक है। अब इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अब इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसको समझने के, एक ही फर्म है, ठीक है, फर्म ए है, ठीक है। फर्म ए का मान लेते हैं कॉस्ट है, कॉस्ट मान लेते हैं 10 रुपीज है, ठीक है। नहीं, फ्रॉम फर्म ए, फर्म ए का, फर्म ए है 2010 में या 2015 में, 2010 में जो इसका कॉस्ट था वो था 55, और 2015 में जिसका कॉस्ट था वो था 85, ठीक है। तो फर्म ए का कंपैरिजन मतलब फर्म ए से ही किया जा रहा है विद इन द फर्म। ये क्या होता है, इंटर फर्म में क्या होता है डिफरेंट फर्म, और ये क्या होता है विद इन द फर्म, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। अब फॉर एग्जांपल कॉस्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। कॉस्ट का कंपैरिजन कर दिया प्रॉफिट के साथ, या प्रॉफिट का कंपैरिजन कर दिया सेल्स के साथ, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एक ही फर्म का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे किसी और फैक्टर से कर रहे हैं या किसी और ईयर से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कौन कौन से हो गए? पहला जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हम लोग बना रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? रेलेवेंस होना चाहिए। तीसरा इस तरह से बनाए ताकि वो समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल हो। और चौथा क्या होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो इजीली हम लोग कंपेयर कर सकें। अब कंपेयर कितने तरीके के होते हैं? इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन कैसा कंपैरिजन होता है? जब एक फर्म से हम दूसरी फर्म में कंपेयर करते हैं तो उससे इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। और इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है? जब विद इन द फर्म हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हो सकता है उसके कॉस्ट का प्रॉफिट, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स को लेते हुए कॉस्ट का प्रॉफिट से कर लिया, प्रॉफिट का सेल से कर लिया, या ईयर कर लिया कि फर्म अगर 2015 में कॉस्ट इतना था, 2016 में कॉस्ट इतना है, ठीक है। तो ये था मेरा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। होप सबको सारे टॉपिक्स इसके या सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।